गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम आपके जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसकी पोम है द डस्ट ऑफ स्नो, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी पोएम है एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ रोमांटिक पोएट ऑफ अमेरिका। और इस पोम में इल ओमेन के बारे में बात की गई है। इल ओमेन मतलब जिन चीज़ों को हम मानते हैं कि ये मतलब ठीक नहीं होती हैं, इनके होने से हमारे अच्छे कार्य में बाधा पड़ती है, तो हम मानते हैं ना, जैसे कुछ बुरा होने वाला, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई है और हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अब हमारा काम ये सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है। अगर हमने सुबह सुबह कौवे को बोलते हुए सुना है तो भी हम ये कहते हैं कि भाई हम आज का दिन हमारा ख़राब हो गया, हमने सुबह से कौवे को देख लिया। तो ये कुछ इल ओमेंस होते हैं और पोएट का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब हमारे मन के भ्रम हैं, भ्रांतियाँ हैं। इल ओमेन कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने बहुत ही सुंदर ये जो प्रकृति बनाई है, धरती का निर्माण किया है, इसमें सभी कुछ शुभ है। तो आइए हम इस पोम के थ्रू देखते हैं कि कैसे फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट की सैडनेस है वो कैसे सेकंड स्टेंजा में वो उसके लिए उसके मूड को फ्रेश कर देता है। ऐसा क्या चीज़ है इस पोएम में जो इसके मूड को फ्रेश कर देती है। दूसरा, इसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, लाइक नेम द पोएट एंड द पोम। तो द नेम ऑफ द पोम इज़ द डस्ट ऑफ स्नो और द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये पोएम का नाम और पोएम के पोएट को। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी आए हैं जिसको कि हम देखेंगे। आप एंड तक देखिएगा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, हिंदी में मैं करूँगी इसको एक्सप्लेन। एंड लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ जो पोम होती है हमारी, एक चीज़ और कि हम इसको पोएम नहीं बोलते हैं, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज पोम। क्लियर? सो डोंट से इट पोएम, इट इज़ पोम। सो मैं बता रही थी आपको कि जो पोम होती हैं जितनी भी उनके दो प्रकार से मीनिंग निकल के आते हैं। एक मेटामॉर्फिकल मीनिंग होता है और एक लिटरेरी मीनिंग होता है, राइट? सो लिटरेरी मीनिंग इज व्हाट? इट इज़ एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स विच आर रिटन इन द पोएम। पोएम के में जो भी शब्द आए हैं उनका ठीक ठीक मीनिंग जो है वो लिटरेरी मीनिंग होता है पोएम का। लेकिन उसके पीछे वो जो शब्द आए हैं, जो वर्ड्स आए हैं हमारी पोएम में, उनके पीछे पोएट क्या कहना चाहता है और पोएट का क्या आशय है ना, क्या वो मॉरल मैसेज देना चाह रहा है उन शब्दों, उन वर्ड्स के थ्रू, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिकल मीनिंग ऑफ दैट पोएम, right? So now these two things are very much clear, and the third important one is the imagination. It is very important because जब तक हम imagine नहीं करेंगे ना किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, यदि हम उसको imagine करने लगते हैं ना तो वो बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग पर बिल्कुल बैठ जाती है, उसको हम फिर कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन यदि हमने इमेजिनेशन नहीं किया तो फिर हम उसको फौरी तौर पे पढ़ते हैं, ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं, जिसको हम भूल भी जाते हैं। सो इमेजिनेशन इज़ वेरी मच, जैसे हम जब कोई कहानी सुनाता है तो इमेजिन भी करते रहते हैं साथ साथ में, तो हम पूरी तरह से उस कहानी में खो जाते हैं और वो कहानी फिर हमें याद रहती है। ठीक ऐसे ही पोम का है। सो डोंट वरी दैट द पोम इज इन इंग्लिश, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू एंड ट्राई टू लिसन केयरफुली। सो लेट्स रीड द पोम। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब मैं ये और बता दूं आपको, डस्ट यहाँ पर द मीनिंग ऑफ डस्ट इज नॉट डस्ट, धूल नहीं है। द मीनिंग ऑफ डस्ट इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। काय के फाइन पार्टिकल्स है? स्नो। स्नो मीन्स बर्फ। तो बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब पेड़ से पोएट के ऊपर गिरते हैं तो उस पर उसका क्या प्रभाव होता है वो हम इस पोम में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द पोम। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। बहुत छोटी सी पोम, मात्र 8 लाइनों की पोम है। तो इसमें हमने देखा कि द वे अ क्रो बर्ड जो आया है ये एक इल ओमेन होता है, पर यहाँ पर पोएट का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बर्ड्स पढ़ाना नहीं है, वो क्रो को नहीं पढ़ाना चाहता आपको। जनरली जो पोम्स होती हैं उनमें पिकॉक लेते हैं, पैरट लेते हैं, स्पैरो लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया है पोएट ने? क्रो लिया है। क्यों? क्योंकि वो इल ओमेन के बारे में बताना चाहता है।
उसके बाद में उसने हेमलॉक ट्री लिया है. दिस हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, राइट. इट बैड स्मेल आती है इसके पास से, वाइट फूल होते हैं इसमें छोटे छोटे, और ये एक पॉइजनस पेड़ होता है. तो ट्री नहीं पढ़ाना चाह रहा वो आपको इसके थ्रू, हेमलॉक ट्री के थ्रू कुछ पढ़ाना चाहता है. वो इस पोएम में हम देखेंगे. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, पोएट वहां पर नीचे बैठा है और जिस प्रकार से क्रो ने, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, शूक मतलब किसी भी चीज को ऐसे ऐसे से हिला देना. वो पेड़ पर क्रो बैठा है, उसने उसको कुछ डाली को ऐसे हिलाया, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया. द डस्ट ऑफ स्नो, और वो क्या हिलाया उसने? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के, बर्फ के फाइन पार्टिकल्स उसने मेरे ऊपर गिराए. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कहाँ से गिराए? वो हेमलॉक ट्री पर बैठा था. पोएट ठीक उस पेड़ के नीचे बैठा था और वहां से उस क्रो ने फाइन पार्टिकल्स डस्ट के गिरा दिए. किसके ऊपर गिरा दिए? पोएट के ऊपर गिरा दिए. हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पर क्या चल रहा था? यहाँ पर पोएट जो था वो सैड था. अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ. हैज गिवन माई हार्ट, और मेरे हार्ट को, मेरे दिल को क्या दिया उसने? अ चेंज ऑफ मूड. नाउ व्हाट इज मूड? मूड इज नथिंग बट इट्स अ चेंज ऑफ, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की दशा. तो पोएट की जो मन की दशा थी उस समय वो शायद सैड थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अ चेंज ऑफ मूड, जैसे ही बर्फ के पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरते हैं तो मेरे मूड में, मेरे मन में प्रसन्नता आ जाती है, चेंज हो जाता है मेरा मूड. एंड सेव्ड सम पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा जो कि सैडनेस में जा रहा था, लेकिन अब कुछ हिस्सा उसका चेंज हो गया है, बच गया है. ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो दिन मैंने बर्बाद कर दिया था वो दिन मेरा बर्बाद होने से अब उसका कुछ हिस्सा बच गया, क्योंकि उस क्रो ने जब हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट पार्टिकल्स गिराए तो आई बिकेम वेरी हैप्पी, वेरी रिफ्रेशिंग. So how the ill omen, the crow and the hemlock tree, how they have changed the poet's mood. पोएट के मूड को किस तरह से उन्होंने बदला, राइट. अब हम एक चीज हम पोएम में जरूर देखेंगे जो कि होती है राइमिंग स्कीम. ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम. नाउ व्हाट इज राइमिंग स्कीम, हम कैसे देखेंगे? देखिए बहुत इजी है. जैसे ही हमने पहली लाइन पढ़ी द वे ऑफ अ क्रो, तो हमने इसको दे दिया ए. शूक डाउन ऑन मी, अब क्रो और मी में कोई राइमिंग है क्या? नहीं है. ये क्रो है, ये मी है, तो इसको हमने दे दिया बी. द डस्ट ऑफ स्नो, अब देखिए क्रो और स्नो, क्रो और स्नो, ये राइमिंग हो रही है, ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा ए. फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अब मी और ट्री इनमें भी राइमिंग हो रही है, मी में और ट्री में राइमिंग है, इसलिए हमने इसको दे दिया बी. अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. हार्ट एक अलग ही साउंड आ रहा है, तो हार्ट को मिल जाएगा हमारा लेटर सी, हार्ट, है ना. और थर्ड लाइन में देखिए एंड सेव्ड सम पार्ट, तो पार्ट और हार्ट क्या हो रहे हैं? ये राइम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने एक और लेटर दे दिया सी. अ चेंज ऑफ मूड, सेकेंड लाइन देखेंगे सेकेंड स्टेंजा की, मूड और क्या है? रूड. इन दोनों में भी राइमिंग साउंड आ रहा है, इसलिए इसको हमने दे दिया डी. तो व्हाट इज द राइमिंग? ए बी ए बी ए बी. यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में ए बी है और सेकंड स्टेंजा में हमारी राइमिंग सी डी है. अब हम देखते हैं राइमिंग के अलावा और हमें क्या देखना है इसमें. पोम में एक चीज होती है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है कि जब, पहले तो हम एजोनेंस देख लेते हैं. एजोनेंस क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर ओ ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, तो इसको हम बोलते हैं जब इस तरह से ओ ओ एडजेसेंट वर्ड्स में रिपीट हो रहा है. क्या रिपीट हो रहा है? वॉवेल. वॉवेल के रिपीटिशन को, वॉवेल रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एजोनेंस. ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, पोएम में लिटरेरी डिवाइस है, इसको पूछा जा सकता है. दूसरा हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन क्या होता है? जब वर्ड्स रिपीट होते हैं. एलिट्रेशन देखिए कहाँ कहाँ पर है? हार्ट और चेंज ऑफ मूड. सेव्ड सम, देखिए एस एस आ रहा है, सेव्ड और सम, ये दोनों साथ साथ में आ रहे हैं. कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पर? एस का. और एस का जो साउंड है वो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन. और देखिए कहाँ पर एलिट्रेशन मिल रहा है हमको. डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, गिवन माई हार्ट, चेंज ऑफ मूड, सेव्ड सम.
ये आ रहा है यहाँ पर, हेड डी आ रहा है, यहाँ पर भी डी आ रहा है और यहाँ पर भी डी आ रहा है, तो ये डी जो है ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये भी एलिट्रेशन है। तो ये पोएटिक डिवाइस होते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड you will definitely try to read it and try to write the summary of this poem, right? Thank you.